चलिए वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग टेक महिंद्रा का मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसा कि आप सबको पता है कि टेक महिंद्रा ने अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग निकाली हुई है और उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंज किया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनका जो अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न था वो डिस्कस कर लिया था आप लोगों से कि जो उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन आपका एप्टीट्यूड रहेगा, दूसरा इंग्लिश एसे, तीसरा टेक टेस्ट। तो एप्टीट्यूड में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 142 मिनट्स का टाइम रहेगा। और जो ये एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेगा ये मिक्स रहेगा, इसमें आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, वर्बल एबिलिटी की बात करें तो 75 में से लगभग 35 क्वेश्चंस आपके वर्बल एबिलिटी के होंगे, जबकि 30 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के होंगे और लगभग 10 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो टैग टेस्ट है उसमें आपके टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका कोडिंग का रहेगा, जिसमें कि आप लोग C++, जावा या फिर पाइथन कोई सी भी लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हैं। और जो बाकी के 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ टाइप रहेंगे, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो जो ये अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है इसी पर हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ताकि आप लोगों को जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का वो पता लग सके और आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है, हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे मेन एग्जाम में और 142 मिनट्स का टाइम रहेगा। इस वीडियो में 75 क्वेश्चन तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन लगभग सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो ये मिक्स रहेंगे, इसमें वर्बल के क्वेश्चंस भी रहेंगे, वर्बल एबिलिटी के, लॉजिकल के भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश एसे और उसके बाद फिर हम लोग टैग टेस्ट के कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड सेक्शन उठा लेते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जो आपका वॉल्यूम बटन है उसको आप फुल पर कर रखना, ताकि आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस हो वीडियो देखते टाइम। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने 6 डिजिट नंबर इसमें इन वाले नंबर्स का यूज करके आप लोग बना सकते हो, कितने वेज में। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कोई भी रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए और जो पहली डिजिट है वहाँ पर पहले प्लेस पर यानी यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। तो देखिए अब आप सोचिए ये वाला प्लेस आप कितने वेज में भर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका 0 तो आ नहीं सकता है, यानी 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 आ सकता है। यानी ये वाले जो प्लेस है ये 5 वेज में भर सकता है आपका। जो ये वाली प्लेस है ये कितने वेज में भर सकता है, इसमें देखिए इसमें भी आपका ये भी 5 टाइम्स ही भर सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार आप 0 यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये कितने वेज में होगा, अब ये रहेगा 4 में, ये रहेगा आपका 3 में। ठीक है, ये 2 वेज में फिल हो सकता है और ये 1 वेज में 1 वे में फिल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 5 जो 25 इंटू 400 इंटू 3 300 इंटू 2 600 इंटू 1 600, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो यानी ये 600 वेज में आप लोग इसको 6 डिजिट नंबर आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, वो डबल है जब 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि SI क्या होता है, P/R/T/100। ठीक है, जहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R रेट होता है और T टाइम होता है। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो SI है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या कितना है, डबल है मनी के, यानी SI जो है वो 2 × P है। ठीक है, तो यहाँ से आपको P/R/T भी आपको दे दिया 15 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको रेट निकालना है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको इस वाली इक्वेशन से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो R = कितना हो जाएगा, 200/15। ठीक है, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो R की वैल्यू हो जाएगी 200/15। 200/15, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 40/3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 13.33। तो D आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो नीना है वो अपने प्रोजेक्ट को 30 डेज़ में कंप्लीट करती है, जबकि जो बीना और सिया है वो सेम वर्क 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बीना और सिया अगर एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं नीना के बिना, और वो 5 दिन के बाद क्विट कर देते हैं, तो नीना को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क करने में। ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी हों तो आप लोग जितनी भी इनकी इंडिविजुअल अमाउंट दे रखी है, ठीक है, उसको आप लोग हमेशा एलसीएम ले लिया करिए, और एलसीएम लेके आप लोग उसको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क उसको लेट कर लिया करिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है। यानी अभी देखिए नीना 30 डेज में करती है और ये दोनों 15 और 20 डेज में करती हैं, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। यानी अगर आप 30, 15 और 20 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोग लेट कर लीजिए कि 60 आपके टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि यानी टोटल वर्क है 60। ठीक है। तो देखिए अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। हमने लेट कर लिया कि 60 टोटल है। ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि वर्क को मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि 60 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अब देखिए नीना 30 डेज में कंप्लीट करती है, तो यानी एक दिन में वो कितने प्रोजेक्ट करेगी, एक दिन में 2 प्रोजेक्ट करेगी, तभी तो वो 30 डेज में कंप्लीट करेगी 60 प्रोजेक्ट्स। ठीक है। बीना और सिया 15 और 20 डेज में करते हैं। तो ये नीना थी जो कि 1 डे में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। जो बीना है वो 15 डेज में कंप्लीट करती है, यानी टोटल वर्क 60 है, टोटल प्रोजेक्ट 60 है, वो 15 डेज में कंप्लीट करती है, यानी एक दिन में कितने करेगी वो 4। ठीक है। और जो सिया है वो 1 डे में कितना करेगी, क्योंकि टोटल 20 डेज में करती है, टोटल वर्क 60 है, तो वो एक दिन में करेगी 3। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लेट कर लिया करिए। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बीना और सिया स्टार्ट वर्किंग विदाउट नीना बट क्विट आफ्टर 5 डेज। तो बीना और सिया यानी ये और ये एक साथ काम करती है, तो एक साथ अगर ये काम करेंगी तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 4 + 3 यानी कि 7। तो एक दिन में ये 7 काम करेंगी और ये 5 दिन तक काम करती हैं, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 35। यानी इन दोनों ने मिलके 35 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट्स आपके 60 थे, 60 में से 35 कंप्लीट हो गए हैं, तो कितने बचे 25 प्रोजेक्ट्स आपके बच गए हैं। और अब ये पूछ रहे हैं कि नीना कितने दिन में ये काम करेगी, तो टोटल 25 प्रोजेक्ट्स बच चुके हैं। नीना एक दिन में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, तो टोटल प्रोजेक्ट 25 हैं, तो नीना कितने दिन में करेगी। ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा आपका 12.5 डेज में, क्योंकि जो आपके रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वे 25 हैं और नीना एक दिन में 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है, तो बचा हुआ काम 12.5 डेज में कंप्लीट करेगी, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म बतानी है इसमें से, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ पैटर्न ज़रूर ये बना रही होंगी डिजिट्स, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 1 का है, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 4 का है, यहाँ पर 1 का है फिर 5 का डिफरेंस है। ठीक है। और 13 और 14 के बीच में फिर से 1 का है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार 1 का डिफरेंस है और उसके बाद ये वाली डिजिट जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 5 का, तो अब कितने का डिफरेंस आ जाएगा, अब आ जाएगा 6 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिजिट कितनी हो जाएगी, 14 + 6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको बेसिक लॉग के फॉर्मूले पता होंगे। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी अगर इसका बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। तो इसे ही यूज करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log 8। देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 64 को। ठीक है। और अगर इस तरीके का फॉर्मूला बनता है तो क्या होता है कि जो ये पावर होती है ये यहाँ पर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 2 × log 8, क्योंकि जो ये 2 है ये यहाँ पर आ गई है, जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई है स्टार्टिंग में, और जो इसकी वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2। यानी जो ये थी log 8 की पावर 64, इसकी वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है।
ठीक है, अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी 2 आ गई है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये क्या है, log 5 1/125। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/5 की पावर 3। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब अगर अब मुझको 5 को ऊपर लेकर जाना हो तो जो ये पावर है इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 5 की पावर -3। ठीक है, तो ये -3 फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और तो ये आ जाएगा मेरा -3। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई है मेरी -3। अब मैं इसको और कैलकुलेट कर लेता हूँ और इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी 2 आ चुकी है, ये मेरी -3 आ चुकी है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ठीक है, और तो ये 3 फिर से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये मेरा कितना बनेगा, ये मेरा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी आ जाएगा मेरा 6। तो इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 6। तो मेरी x की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस ये प्लस ये, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा A 5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक लोग वाले फंक्शन आपको इसमें लगाने थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो 3 फ्रेंड्स हैं, गिरार्ड, रूनी और रोनाल्डो, वो तीनों मिलकर कुछ काम करते हैं, और जो पहले वाला है यानी गिरार्ड है वो अकेला 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। रूनी जो सेकंड वाली है वो 8 दिन में कर लेते हैं, जबकि जो थर्ड वाला है उसका नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग तीनों को मिलाएं, यानी गिरार्ड, रूनी और रोनाल्डो, वो तीनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर टोटल उनको 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें रूनी का कितना शेयर है, कितना हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं इनका। एक 10 डेज में करता है, एक 8 डेज में करता है, और टोटल 4 डेज में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेकर देखते हैं क्या आता है। अगर हम लोग 10, 8 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लें, ठीक है, तो हमारा 40 आता है एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गिरार्ड है वो कितना काम करता है। देखिए टोटल वर्क 40 है। ठीक है, और वो 10 डेज में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में कितना करता है, एक दिन में गिरार्ड जो है वो 4 कंप्लीट करता है। मान के चलते हैं, होल मान के चलते हैं कि 40 होल उन्हें करने थे। ठीक है, टोटल 40 होल्स हैं, टोटल 40 होल्स करने हैं, तो गिरार्ड एक दिन में कितने करेगा, 4 होल करेगा। ठीक है, रूनी कितने करेगी, रूनी क्योंकि 8 डेज में कंप्लीट कर सकती है, तो रूनी एक दिन में करेगी 5 होल। ठीक है, जबकि जो थर्ड है रोनाल्डो, वो उसका दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तीनों मिलकर हैं वो 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तीनों मिलकर। तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तीनों ने मिलकर कितना किया, 40/4, यानी टोटल किया 10, यानी टोटल 10 होल्स होते हैं एक दिन में, अगर तीनों लोग एक साथ काम करें। ठीक है, जिसमें से कि गिरार्ड ने 4 किए, रोनी ने 5 किए, तो रोनाल्डो ने कितना किया होगा, 1। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया है कि एक दिन में जो गिरार्ड है वो 4 होल्स करता है, रूनी जो है वो 5 होल्स करती है, और जबकि रोनाल्डो है जो वो 1 होल करता है। तो हमें शेयर निकालना है रूनी का। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, रूनी का कितना शेयर होगा। देखिए रूनी का शेयर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए एक दिन में कितने करती है, 5 होल करती है, तो टोटल 10 था, रूनी ने 5 किए, जबकि इन दोनों ने मिलाकर भी 5 ही किए हैं, यानी 50% काम रूनी ने कर दिया है। ठीक है, तो टोटल अगर 1600 था, तो रूनी का कितना रहेगा, 50% शेयर, क्योंकि उसने 50% काम किया है। क्योंकि टोटल आपका 10 होल्स करने थे एक दिन में, रोनाल्डो ने आपका 1 किया केवल, गिरार्ड ने 4 किया, और रूनी ने अकेले ने 5 किया, यानी 50% काम रूनी ने किया, तो शेयर भी कितना होगा, शेयर भी 50% हो जाएगा। तो टोटल 1200 था, तो शेयर कितना हो जाएगा, आधा, यानी 600 रुपये। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल जो वर्ड है वो कितने वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हो ताकि जितने भी वोवेल्स हैं वो एक साथ आएँ।
तो वोवेल्स आपको पता ही है कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं केवल। तो आप लोग ऑप्टिकल लिखिए, ऑप्टिकल। इसमें क्या बोल रहा है कि जो इसके वोवेल्स हैं वो एक साथ आए, तो इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं, ओ आई और ए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग इसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं कि ये तीनों हमेशा एक साथ आएँ। ठीक है, तो यानी ये क्या बोल रहा है, ओ आई ए जो है ऑप्टिकल वर्ड के वो एक साथ आएँ, और जो बाकी की चीज़ें हैं यानी पी टी सी और एल वो अलग अलग एक साथ आएँ, इस तरीके से बोल रहा है। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो देखिए ये आपको, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, इसमें फैक्टोरियल आपको यूज़ करना है। तो देखिए ये तीनों हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो आप लोग इन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4, और इसको आप लोग पूरे को 5 कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये कितने में हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल में आपका अरेंज हो जाएगा, जिसमें कि आपके वोवेल्स हैं वो एक साथ आएंगे, और जो बाकी के ये अलग बचे हैं वो एक साथ आएंगे। अब देखिए तो ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल में। अब जो आपके वोवेल्स हैं ये भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, ये भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कितने वेज में करेंगे, ये करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इंटू 3 फैक्टोरियल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आपका होता है 120, इंटू 3 फैक्टोरियल होता है आपका 6, तो 120 इंटू 6 जो आपका हो जाएगा 720। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहना। तो देखिए ये वाला आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। ये क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो राजधानी है, ठीक है, वो सुरतकल स्टेशन से 5 बजे निकलती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि जो दूसरी ट्रेन है शताब्दी वो सेम प्लेस से निकलती है सेम डायरेक्शन में लेकिन 7 बजे, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो एट वाट टाइम विल बोथ द ट्रेन्स विल मीट ईच अदर। ठीक है, तो यानी एक ट्रेन तो आपकी 5 बजे निकली है और एक ट्रेन आपकी 7 बजे निकली है। जो 5 बजे निकली है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, जबकि 7 बजे वाले की 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो कौन से टाइम पर, किस टाइम पर दोनों एक साथ मीट करेंगी। ठीक है, तो देखिए जो सेकेंड वाली ट्रेन है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी। तो हमें ये बताना है कि किस टाइम ये मीट करेगी। तो देखिए जो पहली ट्रेन है वो 5 बजे निकली है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है वो 7 बजे निकली है, यानी 2 घंटे का अंतर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 पे निकली है ये 5 AM, और ये 7 AM पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसमें एक काम करते हैं, हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 7 बजे इस वाली ट्रेन की, जो ये पहले वाली ट्रेन है ये कहाँ तक पहुँच चुकी है, ताकि मुझे पता लग जाए कि 7 बजे, ठीक एग्जैक्ट 7 बजे इस वाली ट्रेन यानी जो सेकंड वाली है और पहली वाली ट्रेन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो तब मैं निकाल सकता हूँ इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल के, पहली और दूसरी ट्रेन की, यानी पहली, दूसरी और पहली ट्रेन की। देखिए अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है, VA माइनस VB हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ कि 7 बजे पहले वाली जो ट्रेन थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि ये वाली ट्रेन भी 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो 7 बजे ये वाली ट्रेन कहाँ पर पहुँच चुकी है, जितनी भी इनकी डिस्टेंस होगी अगर मैं उस वाली डिस्टेंस को इनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूँ तो मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेता हूँ कि ये 2 घंटे में कितनी इन्होंने डिस्टेंस चली होगी। तो देखिए 2 घंटे में कितनी चली होगी, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितने 30 किलोमीटर इसने चले होंगे पहली ट्रेन ने, है ना, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मुझे 7 बजे निकालना है, यानी 2 घंटे हुए हैं। तो 2 घंटे में ये वाली ट्रेन, जो पहले वाली ट्रेन है, ये 30 किलोमीटर इससे आगे आ चुकी है। ठीक है, तो ये कितनी देर में इसे कवर कर लेगी। अब आपको डिस्टेंस मिल गई है 30 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड है VA माइनस VB, इसकी 20 है, इसकी 15 है, तो 20 माइनस 15 यानी 5। तो 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, यानी 6 आवर्स में, यानी 6 घंटे में जो ये वाली ट्रेन है ये इसको कवर कर लेगी। ठीक है,
तो हमें बताना है टाइम कि किस टाइम पहुंचेगी। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि 6 घंटे में ये इसको कवर कर लेगी। ठीक है, तो देखिए 7 बजे से लेकर आप लोग अगर 6 घंटे आप लोग आगे बढ़ाओगे तो आपके 1 PM टाइम हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो जरूर से लाइक करते रहिए। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए कि हमेशा एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है आपका। ठीक है, यानी अगर टू नंबर्स हैं ए और बी, अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे और अगर हम लोग इसके एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है कि एच सी एफ का रेसिप्रोकल 1/12 है, यानी 1/HCF इज इक्वल टू 1/12। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एच सी एफ 12 है। कहने का मतलब है एच सी एफ हाफ का 12 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एच सी एफ मेरा 12 है। इसी तरीके से जो एल सी एम का रेसिप्रोकल है वो 1/312 है, तो यानी जो एल सी एम है वो कितना है, 312 है। ठीक है, और एक नंबर आपको 24 दिया है, यानी ए को मैं 24 मान लेता हूँ। तो इन्होंने बी की वैल्यू पूछी है, फाइंड द अदर नंबर। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। 12 1 ज 12, 12 2 ज 24, 2 1 ज 2, 2 1 ज 2, 2 5 ज 10 एंड 2 6 ज 12। तो 156 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो बैग्स हैं ए और बी। जो ए बैग है उसमें 6 तो लाल फूल हैं और 3 पिंक हैं। ठीक है, और जो बैग बी है उसमें 2 रेड हैं, यानी 2 रेड और 7 पिंक। तो एक फ्लावर अगर वो उठाता है बैग में से तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पिंक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा होगा। सबसे पहले तो इसमें बैग उठाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए दोनों में से एक बैग को उसको सिलेक्ट करना है, तो दो बैग में से एक सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सपोज करिए पहले वाला बैग सिलेक्ट होता है, तो पहले वाले इस बैग में पिंक फ्लावर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि टोटल फ्लावर्स हो गए आपके 6 + 3 9 और पिंक है 3, तो 3/9 प्लस इन केस अगर बी बैग सेलेक्ट होता है तो बी बैग में क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 7 पिंक है और टोटल है 9 प्लस 7/9। तो आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व कर देनी है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 7 + 3 10/9। ठीक है, तो 2 5 ज 10, तो आपका आ जाएगा 5/9। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिए। तो देखिए इसमें आपको ओड वन आउट निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहला ऑप्शन देखोगे आपको इसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस ज़रूर मिल रहा होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 3 का डिफरेंस है, यानी ए के बाद बी, सी आता है, उसके बाद डी आता है, और इसमें भी 2 का गैप है, यानी ई एफ जी। ठीक है, तो और यानी +3 है, ये भी +3 है। ठीक है, एच के एन की अगर हम लोग बात करें, के एन तो आई जे, ठीक है, यानी +3, और के के बाद क्या आता है, एल एम। ठीक है, तो ये भी सेम हो रहा है। अगर हम लोग पी एस डब्ल्यू की बात करें, पी एस डब्ल्यू तो पी क्यू आर एस, ठीक है, तो सही है ये। लेकिन यहाँ पर टी यू वी, यहाँ पर आपका +4 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर केवल 2 का था, यानी 2 चीज़ें नहीं थी, 2 लेटर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, तो ये हमें ओड वन आउट मिल गया है। आप लोग एम पी एस को भी चेक कर सकते हैं वैसे एक बार। तो एम के बाद आता है एन ओ पी, ठीक है, तो सही है। और यहाँ पर पी क्यू आर एस +3, लेकिन यहाँ पर +4 का डिफरेंस था। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सी ऑप्शन बन जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखिए जो एक बेबी है वो ईस्ट की तरफ जाता है 12 फीट, ठीक है, एंड देन 4 फीट टुवार्ड साउथ, 4 12, ठीक है।
ही देन गोज़ 9 फीट टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ये यहाँ पर 9 फीट जाता है। ठीक है, हाउ फार इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ये थी मान के चलिए, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये आपका एक वो बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 9 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये आपका 90 डिग्री बन गया है। ये वाली हाइट भी आपकी 4 होगी। ठीक है, ये वाली हाइट भी आपकी 4 हो जाएगी, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 फीट, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं जिसमें कि आपको इमेज दी हुई है और उसमें आपको बताना है मिसिंग वो इमेज। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ ना कुछ पैटर्न ज़रूर बढ़ना होगा, वो आपको देखना है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इमेज को ध्यान से देखिए, ये देखिए, है ना। तो अगर आप लोग देखोगे, देखिए जो पहले वाली और दूसरे वाले में क्या अंतर है, जो पहले वाला टिक है वो सेम है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसको इन्होंने रोटेट कर दिया है कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर आप लोग थर्ड और फोर्थ देखोगे, उसमें भी जो लेफ़्ट वाला टिक मार्क है वो सेम है, लेकिन जो ये राइट हैंड वाला टिक है इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें डिफरेंस, लेकिन ये सेकंड और थर्ड में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो ये वाला राइट हैंड साइड वाला टिक है वो तो सेम है, लेकिन जो लेफ़्ट वाला है उसको क्या किया है, थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए सेकंड और थर्ड में क्या हुआ है कि जो राइट वाला टिक है वो तो सेम है, लेकिन लेफ़्ट वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन्होंने रोटेट किया है। तो अब क्या होगा, ये वाली जो फिगर है इसमें जो राइट वाला टिक है वो तो सेम होगा। ठीक है, जबकि जो लेफ़्ट वाला है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया जाएगा। तो यानी जो राइट वाला है वो कुछ इसी फॉर्म में होगा, इस वाली फॉर्म में। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो केवल फोर्थ वाला सही है, और अगर आप ये लेफ़्ट वाला भी देखोगे तो इसको भी रोटेट कर दिया इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, लगभग आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, इसमें क्या है कि इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक वायर है 9 मीटर लंबा, तो उसको 3 डिफरेंट पीसीज में इन्होंने काटा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 पीस, तो सबसे लंबे वाला जो पीस है वो कितना है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये 3 पीस में इन्होंने काट दिया है 9 मीटर लंबी वायर को। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो 2 पीस हैं वो सेम लेंथ के हैं, तो मैं मान लेता हूँ पहला भी एक्स और दूसरा भी एक्स। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो एक पीस है वो 4.7 मीटर लंबा है, तो ये 4.7 मीटर लंबा है तीसरे वाला पीस, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अब आपको इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया है। देखिए जब टोटल जो वायर है वो 9 मीटर लंबा है, जो आपका एक पीस है वो 4.7 मीटर है, तो बाकी कितना बचा 4.3, तो ये कितना होगा 4.3/2, और ये भी होगा 4.3/2। ठीक है, तो यानी जो सबसे लंबा है वो कौन सा है, ये थर्ड वाला पीस है। ठीक है, तो हमें यही तो बताना था कि हाउ लॉन्ग इज़ द लॉन्गेस्ट, तो जो सबसे लंबे वाला पीस है वो कितना लंबा है, तो लंबा कितना है 4.7 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट। देखिए हमें स्टेटमेंट 1 की ज़रूरत नहीं है,
हमें मैटर नहीं करता कि इन दोनों पीस की लेंथ कितनी है, क्योंकि अगर एक पीस की लेंथ 4.7 हो चुकी है तो सबसे लंबा तो यही हो चुका है ना, क्योंकि टोटल तो 9 मीटर ही हो सकती है। जो बाकी बची वो तो केवल 4.3 बची है। ठीक है, तो अब बाकी जो दो पीस बचे हैं उनकी लेंथ कुछ भी हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमें केवल सबसे लंबे वाला लेंथ निकालना था। ठीक है, तो हमारे लिए केवल सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कौन सी जो सबसे लंबी लेंथ है वो कितनी लंबी होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। वीडियो जरूर लाइक करते रहिए यार अगर आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, इसमें आपको मिसिंग फिगर बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एक पैटर्न होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, पहले वाली रो में देखिए, ध्यान से देखिए इसको, पर वीडियो पॉज करिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद वीडियो खोलना। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग पहला और दूसरा और तीसरा फिगर देखोगे, ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। देखिए, जो पहले और दूसरे फिगर में जो बीच में रेक्टेंगल है, यानी जो भी शेप है उस वो ऊपर चली जा रही है तीसरे वाली फिगर में, है ना, और वो कलर्ड हो जा रही है। देखिए, इसमें सेकंड में भी देखें, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस ऊपर चले गए हैं और वो कलर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये तीसरे में भी क्या होगा कि जो ये वाली शेप बनी हुई है, ये वाली, वो कैसे चली जाएगी, वो बॉक्स के आपकी इस कुछ इस तरीके से चली जाएगी ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कलर्ड हो जाएगी। तो इनमें से ऑप्शन देखिए कौन सा है कलर्ड वाला, केवल सी ऑप्शन है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग और भी सेकंड वाली चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग ये देखेंगे, यहाँ पर जो पहले एक ट्रायंगल बन रहा है उसको इंटरचेंज कर दिया सेकंड वाली फिगर में। ठीक है, और फिर से इंटरचेंज कर दिया थर्ड वाली फिगर में। तो उस हिसाब से जो आपका ये वाली फिगर है, यहाँ पर आपका जो एरो बन रहा है वो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। और जो सेकंड वाला है वो कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये वाला देख लीजिए आप, इसमें भी आपको नेक्स्ट नंबर बताना है सीरीज का। तो इसमें भी हम लोग पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 3 और 8 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो 14 का बन रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो आप 20 का बन रहा है। तो कुछ सीक्वेंस बना क्या? जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 6 का है। तो नेक्स्ट में भी कितना होगा? नेक्स्ट में भी इनके सम में 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैं कितने ऐड कर दूंगा, यानी यहाँ पर 8, 14, 20, फिर कितना हो जाएगा? 26 आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में मैं 26 ऐड कर देता हूँ। तो 45 में 26 ऐड करूँगा तो 71 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है 71। ठीक है, समझ में आया ना? यानी इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है पहले, फिर 14 का, फिर 20 का, तो नेक्स्ट में कितना होगा? 26 का, क्योंकि 6 इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स, वाई, जेड और पी एंड आर आर सिटिंग इन अ रो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर एक्स, वाई, जेड, पी और आर बैठे हुए हैं कैमरा की तरफ मुँह करके। एक्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द सेंटर बट इज ऑन द राइट ऑफ वाई। जो एक्स है वो लेफ्ट में बैठा है, जो कि सेंटर में बैठा है, जो पर्सन सेंटर में बैठा है उसके लेफ्ट में बैठा है एक्स। ठीक है, लेकिन राइट में है वाई के। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया है कि वाई हमेशा यहाँ पर आएगा, वाई आपका यहाँ पर होगा और एक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो एक्स है वो लेफ्ट में है, जो सेंटर पर है, सेंटर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्स है वो लेफ्ट में, जो सेंटर में बैठा है, लेकिन वाई के राइट में है। तो वाई के राइट में है तो ये यहीं पर आएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो जेड है वो पी के राइट में है और आर जो है वो जेड के राइट में है। ठीक है, तो जेड जो है वो पी के राइट में है और जो आर है वो जेड के भी राइट में है। तो
इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, और लास्ट और पढ़ते हैं। आर इज़ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द सेंटर। आर इज़ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द सेंटर। तो सेंटर पर कौन है? पी है, तो पी का जो सेकंड पर्सन है वो आर है। ठीक है, तो हमारी सारी सिचुएशन सेटिस्फाई कर गई हैं। तो ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट है। तो ये पूछ रहा है हु इज बिटवीन एक्स एंड जेड। तो एक्स और जेड के बीच में कौन है? तो एक्स और जेड के बीच में कौन है? एक्स और जेड के बीच में पी। तो पी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो नन ऑफ द लीज इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें भी आपको नेक्स्ट एलिमेंट बताना है सीरीज का। तो आप सबको पता है कि जो ए है वो पहले नंबर पर आता है और जेड जो है वो 26वें नंबर पर आता है। तो इसी तरह का कुछ रिलेशन बन रहा होगा इसमें, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर नेक्स्ट एलिमेंट बताना है इनमें से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे लिख के। देखिए P3M जो है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए जो P है वो 16 नंबर पे आता है आपका, और जो M है वो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब N4J को लिख के देखते हैं। तो जो आपका N है वो आपका 14 नंबर पे आता है, और जो आपका J है वो 10th नंबर पे आता है। ठीक है, और एक बार इसको भी लिख कर देखते हैं S3P। तो जो आपका S है वो आपका 19 नंबर पे आता है, और जो P है आपका वो 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है आपको कि इसमें आपका 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का है। यानी इसमें आपका 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का है ना। 14 और 10 में डिफरेंस, और इसमें फिर से 3 का है, इसमें फिर से 3 का है। ठीक है, तो इससे तो पता लग गया है कि जो नेक्स्ट आएगा वो उसमें कितने का डिफरेंस होगा, उसमें होगा 4 का डिफरेंस। ठीक है, और जो बीच में वैल्यू होगी वो भी 4 होगी। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 4 का डिफरेंस किस में होता है? एन और आर के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, यानी सी। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें हमें सीरीज का नेक्स्ट नंबर बताना है। तो आप इसमें वीडियो पॉज करके देखिए एक बार, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो देखिए ये है 79। तो इसमें अगर मैं पहली और दूसरी डिजिट का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो आ गया मेरा 63। ठीक है, और 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब सेकेंड डिजिट जो है उसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों डिजिट का, तो आ जाता है 24, और उसमें मैं कर देता हूँ 2 ऐड। ठीक है, तब जाके बनता है मेरा 26। थर्ड डिजिट में फिर से हम पहली और दूसरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आ जाता है 12 प्लस 3, तब जाकर आपका 15 बनता है। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली और दूसरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसमें ऐड कर रहे हैं। यानी इसमें हमने क्या किया कि पहली और दूसरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया और 1 ऐड किया। ठीक है, सेकंड में क्या किया हमने, पहली और दूसरी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें 2 ऐड किया, और तीसरी में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 3 ऐड किया। तो इस पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है यार, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए वीडियो पॉज करके। इसमें क्या बोल रहा है कि फिशरमैन इज स्पॉटेड कैचिंग फिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, तो देखिए आप सबको पता है कि सिंगुलर के साथ आप हमेशा जो है इज यूज़ करते हो, जबकि प्लूरल के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, आर। ठीक है, तो ये जो फिशरमैन है वो क्या है, वो प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, MEN। ठीक है, तो ये प्लूरल है आपका, इसके साथ क्या यूज होना चाहिए था, आर। ठीक है,
तो ईज आपका गलत है यहाँ पर, तो यानी ए में आपकी मिस्टेक है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार पढ़िए आप। द जो मोंक है वो वॉन्डर्स करता है हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ साइलेंस एंड पीस, ही लिव्स अ डैश लाइफ। ठीक है, तो देखिए मोंक यानी इधर से उधर कूदता रहता है। ठीक है, तो ये बोरिंग लाइफ तो हो गई नहीं, रिलीजियस नहीं होगी, बिजी नहीं होगी। आंसर क्या होगा? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब ही ये होता है कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है उसको नोमैडिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नोमैडिक हो जाएगा। और वैसे भी दूसरे ऑप्शन देखकर साफ ही पता लग रहा था कि इनमें से तो कोई भी ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें आपको रीअरेंज करना है इन सेंटेंसेस को ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें पहली और दूसरी लास्ट वाली स्टेटमेंट दे रखी है, हमें केवल इन चारों स्टेटमेंट को रीअरेंज करना है और इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है ताकि ये जो पैराग्राफ है ये मीनिंगफुल बन सके। ठीक है, तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, फिजिक्स एग्ज़ाम पेपर वाज क्वाइट टफ दिस ईयर। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके एक बार पढ़िए और सोचिए कि आपके भी दिमाग में वही स्ट्राइक किया है क्या। देखिए इसके बाद क्या होगा कि काफ़ी टफ था फिजिक्स का पेपर। तो उसके बाद इन दोनों में से एक लाइन आनी चाहिए, या तो आर आएगा आपका या फिर ऐसा आएगा अगर आप इसको पढ़ोगे तो। या तो इसके बाद ये बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, ओनली 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स स्कोर द पासिंग मार्क्स, दस हैज आस्क्ड ऑल फेल स्टूडेंट टू अपियर फॉर द एग्जाम अगेन। ठीक है, लेकिन क्या है देखिए अगर आप लोग क्यू वाली लाइन को पढ़ोगे, दस हैज आस्क्ड ऑल फेल स्टूडेंट्स, तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? प्रिंसिपल ने, है ना। तो इसलिए जो आपकी पहली स्टेटमेंट आएगी पहले आपकी आर वाली आएगी। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा? देखिए फिजिक्स एग्जाम पेपर वाज क्वाइट टफ दिस ईयर, ओनली 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर द पासिंग मार्क्स, द प्रिंसिपल वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, दस हैज आस्क्ड ऑल फेल स्टूडेंट टू अपियर फॉर द एग्जाम अगेन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा द फिजिक्स टेस्ट पेपर इज़ नाउ बीइंग डिजाइन बाई सम जूनियर टीचर। ठीक है, तो ये मेरा ये पॉइंट करने का क्या मतलब था हैज आस्क्ड पे, इससे आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर इससे पहले जो स्टेटमेंट आएगी वो एस वाली आएगी, द प्रिंसिपल वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे कि पहले आपका आर आएगा या फिर एस आएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आर एस क्यू पी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है इस वाली स्टेटमेंट का। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। तो एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए। देखिए क्या है कि इट आपका सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो साउंड है उसमें आपका एस या ई एस लग जाएगा, है ना। तो आपका कौन से वाला बनेगा? बी वाला, बी या फिर सी में से आपका कोई सा बनना चाहिए। तो इट साउंड्स, देखिए गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, इट साउंड्स लाइक द जनरेटर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, जो कि बिल्कुल सही है। इट साउंड्स लाइक जनरेटर एक्सप्लोडेड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर था तो यहाँ पर आपका एस या ई एस लगेगा इसके साथ। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बी इसमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए आप, द न्यू टेलीविज़न सेट वाज डिलीवर्ड डैश डैमेज कंडीशन। तो आपका फ्रॉम नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, एट नहीं हो सकता, इन द डैमेज कंडीशन। ठीक है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इसमें देख लीजिए, डैश टू बी अ गुड स्विमर यू शुड नो हाउ टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ वाइल, फॉर वाइल टू बी अ गुड स्विमर हाउएवर सिंस इन प्लेस इन ऑर्डर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल आपके 75 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें आपके 35 वर्बल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 आपके लॉजिकल के और लगभग 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वर्बल एबिलिटी के।
ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को पैराग्राफ के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिफोर लिविंग फॉर कोची द्रव्य वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि इन एफर्ट टू वीन हिज सन फ्रॉम अ लाइफ ऑफ प्रिविलेज एंड लग्जरी। ठीक है। तो इससे ही साफ पता लग गया था शुरू में ही कि जो उसकी लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसके पिताजी जो है उसको कोची भेजना चाहते थे। ठीक है। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता, बोर्डम नहीं हो सकता, हार्डशिप नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा? प्लेंटी। ठीक है। तो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं पैराग्राफ के, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। फादर बिलीव डैट, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अगेन अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि नो यूनिवर्सिटी कैन टीच यू दीज लाइफ स्किल्स एक्सेप्ट एक्सपीरियंस। ठीक है। तो इससे साफ पता लगता है कि जो इसका पहला ऑप्शन है वही सही है, कि उसके फादर क्या बिलीव करते थे कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों गलत है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि टाइप 1 का जो मटेरियल है उसकी 15 रुपये पर केजी कॉस्ट है, जबकि जो टाइप 2 का मटेरियल है उसकी 20 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट है। अगर दोनों को 2:3 में अगर आप लोग मिक्स कर देते हैं तो जो मिक्स वैरायटी ऑफ मटेरियल बनेगा उसकी प्राइस क्या होगी? ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। जो पहले वाला है उसको आपने किस में 2 में है, और उसका जो टाइप 1 का जो रेट है वो 15 है, प्लस जो सेकंड वाला मटेरियल है उसको आपने 3 में आपने मिक्स किया है और जो उसका रेट है वो कितना है? 20 है। ठीक है। तो अपॉन और टोटल कितना है? 2 + 3। ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर का आपका रेट बनकर आ जाएगा। ठीक है। तो मिक्सचर का कितना आ जाएगा? 15 × 2 = 30 + 60, यानी 30 + 60 90, तो 90/5। ठीक है। तो ये आपका कितना बन के आ जाएगा? 5 × 1 = 5 एंड 5 × 8 = 40। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो ₹18 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू हैरी किम सेड, किम ने क्या किया? हैरी की तरफ पॉइंट करते हुए किम ने कहा कि जो हैरी है वो क्या है? ही इज़ द सन ऑफ द मदर ऑफ माई ओनली सिस्टर। यानी जो हैरी है वो क्या है? किम की जो सिस्टर है। ठीक है। किम की जो सिस्टर है उसकी जो मदर है, ठीक है, उसका बेटा है। ठीक है। ये बोला उसने। अब देखिए, जो किम की जो सिस्टर है, जो उसकी मदर है, वो किम की मदर होगी। ठीक है। एग्री करोगे? तो यानी जो किम की मदर है उसका बेटा है हैरी। ठीक है। तो किम की मदर का बेटा अगर हैरी है तो यानी किम का क्या हुआ? किम का हुआ ब्रदर। ठीक है। तो किम का भाई हुआ। ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा फोर्थ, यानी ब्रदर होगा किम का। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए, ये देख लीजिए आप कि आपको ये कंसिडर करना है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, तो इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। देखिए क्या बोल रहा है कि सम डेस्क आर कैप्स। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरी डेस्क हैं। ठीक है। और ये मेरी कैप्स हैं। ठीक है। तो सम डेस्क आर कैप्स, नो कैप इज रेड। तो जो ये कैप है ये कोई सी भी रेड नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ ये पूरी की पूरी क्या है? ब्लू है। ब्लू कलर में है, यानी रेड नहीं है। ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है कि सम कैप्स आर डेस्क। तो क्या कुछ कैप्स डेस्क हैं? बिल्कुल हैं। देखिए, कुछ कैप्स, इतना जो कैप्स हैं वो डेस्क है ना, तो ये पहली तो सही है। ठीक है। नो डेस्क इज रेड, नो डेस्क इज रेड, नो डेस्क इज रेड, जो कि गलत है। क्योंकि हो सकता है कि देखिए, इतना तो ब्लू है, इतना तो मैंने कंफर्म कर दिया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि नो कैप इज़ रेड।
तो इतना पता लग गया है कि इतना मैंने पहले से बोल दिया कि ब्लू है मतलब रेड नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है नो डेस्क इज़ रेड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, हो सकता है कि इधर वाला पार्ट डेस्क का रेड हो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन ये वाली ज़रूर करेगी, सम कैप्स आर डेस्क। देखिए कुछ जो ये वाला पोर्शन है कैप्स का वो डेस्क में भी है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 7.2 रुपीज़ पर केजी राइस को हम 5.7 रुपीज़ पर केजी में कितना मिक्स करें, किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सर है उसका रेट 6.3 केजी आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगता है, आपने लोगों ने रूल पढ़ा होगा, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, तो इसको एक बार गूगल कर लेना अगर नहीं पता हो तो, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग पहले वाले राइस का अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे रेट 7.2, जो सेकंड वाला कंपोनेंट लिखोगे यहाँ पर जिसे आपको मिक्स करना है, और यहाँ पर आप लोग इसका मीन लिखोगे यानी जो मिक्सचर बनकर आया है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पर आपकी रेशियो आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, 7.2 में से अगर आप लोग 6.3 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 0.9। ठीक है, और 6.3 में से 5.7 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 0.6। ठीक है, यानी ये आपका रेशियो आ जाएगा, यानी इस वाले रेशियो में अगर आप लोग मिक्स करोगे तब जाकर आपका जो प्राइस है वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6/0.9। ये आपका रेशियो आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3×2 = 6 और 3×3 = 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, यानी ए आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एलिगेशन एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो एक बार आप इसका रूल पढ़ लेना। ठीक है, तो बड़ी आसानी से सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना होता है और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और बोल रहा है कि इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। ठीक है, तो आपको पहली और दूसरी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जैक इज यंगर देन कैटे, तो कैटे बड़ा है और जैक छोटा है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है कि मार्क वाज बोर्न आफ्टर जैक, यानी जो मार्क है वो जैक के भी बाद में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, काटे जो है वो ओल्डर देन मार्क है। तो ऑफ कोर्स ये तो इससे बड़ा होगा ही, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे दिया है ना, कि इन्होंने पहले ही ये दे दिया है कि जो ये कैटे है ये जैक से बड़ा है। अब इन्होंने ये भी दे दिया कि जो मार्क है वो जैक से छोटा है, तो ऑफ कोर्स जो कैटे है वो मार्क से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चंस थे जो कि एप्टीट्यूड के हम लोगों ने इस मॉक टेस्ट में कवर किए हैं। टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 142 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से मिक्स आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आए होंगे जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपको। सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड आपका सेक्शन रहेगा आपका इंग्लिश एस्से। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली एक टॉपिक दे दिया जाएगा और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको ऐसे लिखना रहेगा 15 मिनट में। मैं आपको बता दूँ उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि यू कांट राइट ऐसे मोर देन 200 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको 200 से कम वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, मोर देन, नॉट मोर देन। ठीक है, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। ठीक है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वर्ड्स जो हैं वो 150 टू 180 के बीच में ही रखें ऐसे राइटिंग में। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसमें जो भी आपके व्यूज़ रहेंगे वो आपको लिख देने हैं और कोशिश करें कि आपकी जो वर्ड लिमिट रहे वो इसी में रहे, 150 टू 180 के बीच में, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि 200 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी सारी।
ठीक है। तो ऐसे राइटिंग में यही है मेन चीज़। अब हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं टैग टेस्ट। तो टैग टेस्ट में आपके 26 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके वैसे आएंगे सिंपल एमसीक्यू टाइप, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहेगा उसमें आप कोर्स आप कोई सी भी लैंग्वेज को कोड कर सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज का यूज़ करके, चाहे आप सी में, चाहे C++, जावा, पाइथन, ठीक है, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हैं उसी में आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर से आप लोग पढ़ना। एक तो एरे वाला अच्छे से पढ़ लेना आप कि एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एरे से रिलेटेड मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो एरे और स्ट्रिंग अच्छे से आप लोग देख लेना, जैसे कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कराते हैं, एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको बेसिकली सॉर्टिंग लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो एरे के साथ कैसे खेलते हैं, एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलते हम लोग टैग टेस्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन आपको कोडिंग क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसमें आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको नंबर फाइंड करने हैं कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के कितने नंबर हैं एक एरे में। तो आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको रिटर्न करना है कि हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ डिजिट। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग एडिटर पर जाकर इसे करेंगे। तो जैसे आपको एक ई वाला एरे दिया हुआ है, तो इसका अगर आप पहला एलिमेंट देखोगे तो 1 2 है, यानी इसमें जो डिजिट है वो कितनी है, 2 डिजिट है, यानी इवन डिजिट है, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 4 5 है, यानी इसमें केवल 3 डिजिट हैं, तो यानी ये इवन नहीं है, ओड है। जो 2 की बात करी जाए, तीसरा एलिमेंट 2 है, ये भी ओड है क्योंकि इसमें केवल 1 डिजिट है, ठीक है। जो 6 है वो भी आपका ओड है क्योंकि इसमें केवल 1 डिजिट है। जो फोर्थ एलिमेंट है 7 8 9 6, उसमें कितनी डिजिट है, उसमें 4 डिजिट है, यानी ये इवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक एरे में कितनी इवन डिजिट है। तो इसमें कितनी हुई, इसमें केवल 2 डिजिट हुई इवन। पहला तो हुआ 1 2 वाला और दूसरा हुआ 7 8 9 6 वाला, ठीक है। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 5 5 9 0 1 4 8 2 और चौथा एलिमेंट क्या है 1 7 7 1, ठीक है। ये कह रहे हैं तो इसमें ये पहले वाले में 3 डिजिट है, तो यानी ये ओड है, ठीक है। इसमें भी 3 डिजिट है, ओड है, ये भी ओड है, केवल इवन ये है। तो टोटल कितने इवन है, केवल एक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिटर्न करना है कि कितने इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए जो आपको नम्स है ये आपका एरे मिल रहा है यहाँ पर, और नम साइज में आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न कराना है इन टाइप का वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग इसे C++, जावा किसी में भी कर सकते हैं। मैं आपको सी में करके दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सी सबको आती है, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके लॉजिक सोचिए कि लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका लॉजिक हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सपोज करिए अगर अगर मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको मैं क्या करूँ, कोई भी नंबर आ रहा है मेरे पास एलिमेंट का, कोई भी एरे का जो भी एलिमेंट है उसको मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसको मैं 10 से डिवाइड करूँ, ठीक है। और उसको फिर मैं पता कर लूँ कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। सपोज करिए देखिए जो 25 है, 25 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब मोडुलो ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है, जबकि अगर हम लोग डिवाइड वाला यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है, ठीक है। और जो मेरा आंसर आ रहा है 2, उसको मैं अगर एक बार और करूँ 10 से डिवाइड तो मेरा आ गया 0, ठीक है। तो यानी ये मेरा कितनी बार चला, 2 बार लूप चला है। तो अगर मैं एक लूप लगा दूँ कि वाइल जब तक जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए ये लूप चलता रहे, और उसमें मैं एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज कराता रहूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि लूप कितनी बार चला है। समझ रहे हो। देखिए अगर मैं एक 3 डिजिट नंबर ले लूँ, मैंने ले लिया 3 4 5, ठीक है। मैं इसको वाइल लूप के अंदर लेके जाऊँगा, फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा 10 से।
तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। और एक मैंने एक काउंट वेरिएबल ले रखा था, उसको मैं पहली बार इंक्रीज कर दूंगा तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब ये 34 फिर से वाइल कंडीशन में चेक करेगा, क्योंकि मैंने वाइल में लिख रखा है कि जब तक वैल्यू जो है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक लूप चले, तो ये एक बार फिर से चलेगा, तो फिर से यहाँ पे आएगा 34/10। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो एक काउंट वेरिएबल है ये कितना हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा 2। ठीक है, और एक बार वो फाइनली ये 3/10 होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो ये आ जाएगा 0। और जो मेरा काउंट का वेरिएबल है वो 3 हो जाएगा, लेकिन फिर से वो वाइल कंडीशन चेक करेगा तो वो दोबारा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरा एलिमेंट आ रहा है एरे में उसमें कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा। फिर मैं इसको चेक कर लूँगा कि क्या जो भी काउंट वेरिएबल है, अगर मैंने इसको एन में लिया है तो मैं इसको फिर मोडुलो ऑपरेटर 2 से कंपेयर करा लूँगा, और क्या ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो वो इवन है, नहीं तो ओड है। ठीक है, और अगर इवन है तो फिर मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा और फिर देख लूँगा कि कितनी मेरे पास इवन डिजिट आई हैं। ठीक है, और उसको मैं रिटर्न करा दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कोड एडिटर पर। तो देखिए मैंने ये कोड लिख लिया है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ वही वाला लॉजिक मैंने लगाया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने फोर लूप यहाँ पर चला दिया है। ठीक है, और ये मैंने एरे की लेंथ तक चला दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो नम साइज आ रहा है वो क्या देगा, आपको एरे की लेंथ देगा। इस वाले फंक्शन में जो नम साइज आ रहा है वो आपको एरे की लेंथ देगा, और जो नम्स है वो आपको एरे देगा। ठीक है, तो इस नम साइज को मैंने एक लेन वेरिएबल में मैंने स्टोर कराया, और इस फोर लूप को मैंने एरे की लेंथ तक चला दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर वाइल लूप कर लिया कि जब तक जो एरे का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू जब तक 0 से ग्रेटर देन हो तब तक ये लूप चले। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वही किया है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 10 से मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो जो भी इंटीजर वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर दे देगा, और टेम्प वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करा दिया है। ठीक है, और नीचे फिर मैंने यहाँ पर कंपेयर कर लिया है कि जब तक ये, अगर ये इवन है तो ये काउंट में इंक्रीज होता रहे। तो इसलिए मुझे पता लग जाएगा इससे कि कितनी मेरे पास इवन टर्म है। ठीक है, अगर इवन होगी तभी ये इफ़ के अंदर जाएगा, तभी ये काउंट इंक्रीज होगा, और बाद में मैं काउंट को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा कोड हो गया है। तो इसी तरीके से आपको बस सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ होगा, आपको रिटर्न कराना रहेगा, लॉजिक लिखना रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको रन भी करा कर देख लेता हूँ। तो मेरा ये सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये क्वेश्चन था ये काफ़ी सिंपल था, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं और एरे से रिलेटेड आ रहे हैं। तो एरे स्ट्रिंग वगैरह अच्छे से करके रखना। ठीक है, चलते हम लोग और क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए जो बाकी के क्वेश्चन रहेंगे, मैंने आपको बताया टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक कोडिंग क्वेश्चन रहेगा, और जो बाकी 24 क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। तो वो कुछ इस तरह के लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो सबसे पहले आप लोग रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो व्हाट डज वैन स्टैंड्स फॉर, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो विच स्टेटस कोड इज़ रिटर्न बाय वेबसाइट व्हेन द ब्राउज़र रिक्वेस्ट इज़ सक्सेसफुल। तो जब भी ब्राउज़र की रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल रहती है तो 200 स्टेटस कोड को सेंड किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, कैर होता है, बाइट नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, इन्होंने बोला है नोट अ वैलिड डेटा टाइप, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाइट। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ।
विच फीचर ऑफ द ओप इलस्ट्रेटेड ट्रैक कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड रीयूजेबिलिटी कौन इलस्ट्रेट करता है, कौन सा फीचर ओप्स का? जी हाँ, इनहेरिटेंस। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, और विच HTML टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। तो अगर आप लोग इंटरनल स्टाइल शीट यूज करते हो तो स्टाइल टैग यूज होता है, थर्ड वाला। ठीक है, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक आपका ऑपरेटिंग है, UNT भी है और विंडोज़ भी है। MS ऑफिस एग्जाम्पल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओप्स। तो क्लास ऑब्जेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होता है आपका, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर एंड यूनियन नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू ओप्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो लास्ट वाला जो आपका टैग टेस्ट है उसमें। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये वाली वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी बड़ी अपडेट्स हों वो आपको टाइम से मिल सकें, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स टेक महिंद्रा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न का थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।